आपको इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इंग्लिश क्या है, उसका बेसिक क्या है, पूरे जीरो से। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज शौर्य मेश्राम और मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर। और आज हम इंग्लिश बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 समझेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पार्ट 1 कर लिया था। तो अभी हम समझेंगे पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं समझाऊंगा। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये जो पार्ट 2 है वह समझने में आसानी हो। तो आज का वीडियो हम अभी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, तो अभी हम पार्ट 2 में क्या समझेंगे। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, कल हमने ये अल्फाबेट पढ़ा था। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। ABCD, A B C और ऐसे करते करते Z तक ये। और उसके बाद हमने अल्फाबेट उसको समझा था कि ये दो कैटेगरी में है। कौन कौन से? रिटन और ओरल। अभी रिटन के भी दो पार्ट्स है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। और ओरल के 3 प्रकार है। वैसे तो 2 ही है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूँ, मतलब एडवांस की चीजें। ये जो चीज है वह आपको कोई नहीं बताएगा कि ओरल के 3 कैटेगरी होते हैं, सिर्फ 2 पूछोगे। तो अगर आपको किसी का मतलब किसी की इंग्लिश जाननी है तो उसको सिर्फ यह पूछना कि जो हम बोलते हैं तो उसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे वॉवेल ऐसे। तो अगर वो 2 बताए तो समझ लेना उसको इंग्लिश नहीं आती। तो तो देखो, ओरल के कितने होते हैं? वॉवेल एक, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल सेमी वॉवेल समझ लो, ये ई है। तो ये एक होता है कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल होता है। तो इतना हमने पढ़ा, मतलब मैंने पढ़ा दिया था। अभी मैंने बताया था कि कैपिटल और स्मॉल क्या होता है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं। तो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, उसके बाद यू। उसके बाद कॉन्सोनेंट, ये सब छोड़कर सब कुछ हो वो कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, एफ, ये ऐसे। और सेमी वॉवेल मतलब वॉइस का, मतलब आवाज का, मतलब इन दोनों को जो प्रोनाउंसिएशन है अगर सेम निकले तो उसको सेमी वॉवेल। इसका एग्जांपल मैंने नहीं दिया था, तो आज सुन लो एग्जांपल क्या हो सकता है। एग्जांपल होगा एक येलो और एक क्राई। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे सेमी वॉवेल इसे क्यों कहा जाता है? तो देखो, सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम सुने य आता है ना, तो यह किस में आता है? सबसे पहले समझो, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें आता है? नहीं आता है। तो इसमें क्या हुआ? ये कॉन्सोनेंट हुआ। मतलब इसका जो ये लेटर मत समझो, लेटर क्या है ये समझो कि इसका साउंड क्या है। पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है, उसका साउंड क्या है? तो साउंड है य। यहाँ पे य है, तो य में कौन सा आता है? कॉन्सोनेंट आता है। आता है।
तो इसलिए उसको कॉन्सोनेंट कहा। अभी क्राई, तो क्राई में इसको ई पढ़ा जाता है, ना कि हम ऐसे जनरली तो कहते हैं क्राई करके, लेकिन इसको ई पढ़ा जाता है इसमें, इस कंडीशन में। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ई हुआ। और ई बताओ, ई किस में आता है? ई वॉवेल में आता है या कॉन्सोनेंट में आता है? ई वॉवेल में आता है, क्योंकि ए ई, ये ई पे फोकस करो। तो यहाँ पे ई आया, तो हम इसको कह सकते हैं ये वॉवेल हुआ। तो ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट लेटर क्या हुआ? सी और वाई। तो अब भी समझ आ गया कि ये इसको सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है। ये आपको तो समझ आ ही गया होगा। और मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ कि वॉवेल को वॉवेल क्यों कहा जाता है। तो देखो, वॉवेल को ये अक्षर क्यों कहा जाता है, यही क्यों। तो इसका रीजन यह है कि जब भी हम बोलते हैं तो हम जो लेटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जो जीभ है, टंग है और जो लिप्स है, उसका यूज ही नहीं करते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, और टच भी नहीं करते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको वॉवेल। मेरे साथ कहते जाओ, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सब लेटर्स में जो हमारे जो लिप्स है वह टच होते हैं, तो इसीलिए इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे बी, सी, सी हुआ ना, दांत, दांत तो टच हुए ना, मतलब ये जो टीथ है वह तो टच हुए ना। और उसके बाद डी, डी, ये जो टंग होती है वह टच होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो अब भी समझ आ गया, जो वॉवेल होता है, जो वॉवेल होता है वह जो एयर है उसके द्वारा निकलता है, ए, तो वो एयर के द्वारा निकलता है, इसलिए उसको वॉवेल कहा जाता है। तो इतना तो समझ आ ही गया, इतना तो आपका बेस क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हम समझेंगे आगे का क्या है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो अब भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो अभी हम समझेंगे आगे का। सबसे पहले समझो सेंटेंस क्या है। उसके बाद आता है वर्ड। वर्ड आ गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सेंटेंस। वर्ड तो, लेटर तो आप जानते हैं, वर्ड भी आप जानते ही है। वर्ड मतलब ये, जैसे गो, ऐसे वर्ड होते हैं। मतलब ये वाले वर्ड कह सकते हैं सेंटेंस। उसके बाद आता है, क्या आता है सेंटेंस के बाद? आता है, समझ लो जैसे मैं सेंटेंस कहूँ, आई एम गोइंग, तो ये सेंटेंस हुआ। उसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ। उसके बाद, इसके बाद आता है स्पीच, एक लंबी स्पीच। ये होते मतलब सबसे पहले लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस। जैसे आई एम गोइंग, ये सेंटेंस हुआ, तो हमको सेंटेंस सीखना है। उसके बाद हम पैराग्राफ पे जाएंगे और उसके बाद हम स्पीच पे जाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएंगी। मतलब हमको इस लेवल पे पहुंचना है कि हम स्पीच दे सके, कौन सी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, इस लेवल पे पहुंचना है। तो अभी हम सेंटेंस पे सीखेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है उसका बेसिक समझेंगे। फिर उसके बाद कल से एक क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको मतलब एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। अभी हम समझेंगे सेंटेंस में क्या क्या आता है। अभी हम समझेंगे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस कैसे बनता है, बस एक ही स्ट्रक्चर लगेगा हर एक सेंटेंस में, चाहे वो स्पीच दे रहे हो चाहे कुछ भी दे रहे हो, एक ही स्ट्रक्चर लगेगा। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये
तीनों ही स्ट्रक्चर लगेंगे। इसके बाहर कुछ आ जाए तो मुझे बोल देना, क्योंकि ये तीन स्ट्रक्चर से पूरा सेंटेंस बन जाता है। अभी ये सेंटेंस की डेफिनेशन समझो। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंस जो है वह मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए, और उसका क्रम वाइज आना चाहिए, मतलब ऐसे क्रम वाइज समझ लो। मतलब इसका एक मतलब उसका एक क्रम होता है, वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यही होता है मीनिंगफुल और क्रम वाइज। अब ये मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण। तो अर्थपूर्ण जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जैसे मैं दूं आई एम ईटिंग फूड, मतलब होता है मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, मैं खाना खा रहा हूं, तो इसका मीनिंगफुल बन गया। अभी मैं ऐसे लिख दूं कि एम, जैसे एम लिख दिया मैंने और उसके बाद लिख दिया एम आई फूड ईटिंग, तो इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। मतलब मैं खाना, उसका मतलब मीनिंगफुल निकलता ही नहीं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। जैसे और एक बोलो मैं ईटिंग आई एम फूड, इसका भी कुछ मीनिंग नहीं लगा। तो ये रॉन्ग हुआ सेंटेंस। ये समझ गए आप, मतलब सेंटेंस एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये होता है सेंटेंस। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। सबसे पहले समझो, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, आपको अच्छे से आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट एक कर्ता होता है जो काम करता है, जो काम करता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो जो कौन काम करता है, जैसे मैं कहूँ, इसके भी टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझो कि जो काम करता है, अभी कौन काम करेगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे राम काम कर सकता है, मतलब ये सब्जेक्ट हुआ ना, मतलब जो भी काम कर रहे उसको सब्जेक्ट कह देना। तो जैसे राम, सीता, रमन, अब ये मैं भी कर सकता हूँ काम, तो ये हुआ। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट, मतलब जो भी काम करने वाला मनुष्य उसको कहते हैं सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इंसान ही होते हैं काम करने वाले। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं इसको। अब ये सब्जेक्ट के टाइप समझो, सब्जेक्ट के टाइप्स क्या है। तो सब्जेक्ट के टाइप से सिंगुलर और प्लूरल। अब ये सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, और इसका अनेक वचन, अनेक वचन। तो इसका एक वचन और अनेक वचन। तो एक वचन और अनेक वचन क्या होता है, जैसे मैं कहूँ ये एक, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक हूँ। अगर मेरे आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते तो वो इसमें चले जाते, मतलब प्लूरल में चले जाते। तो इसको सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब अनेक वचन। अभी सिंगुलर में क्या क्या आता है, सबसे पहले समझो ही आता है, शी आता है,
ईट आता है और नेम आता है। और प्लूरल में आई आता है, बी आता है, यू आता है और दे आता है। अभी आपके मन में मतलब ही मतलब क्या होता है समझो। ही मतलब वह, बॉय के लिए। शी मतलब वह, लेकिन लड़की के लिए। और इट मतलब यह, मतलब ये जो होता है यह मतलब ये एनिमल के लिए यूज होता है, एनिमल या फिर थिंग। और नेम मतलब नाम, किसी का भी नाम हो उसको नेम कहते हैं। और प्लूरल में क्या 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 आता है, तो प्लूरल में आता है आई बी यू दे, तो इसका मतलब होता है मैं की कैटेगरी में जाएगा, मतलब मैं। जैसे ही वह, जैसे लड़का है कौन सा तो उसको ही कहेंगे। शी कौन सी लड़की है उधर तो शी कहेंगे। इट कौन सा एनिमल है, जैसे मैंने कहा इट इज पेन, इट इज काउ, ये हुआ इट। और नाम मतलब किसी का नेम, जैसे राहुल, राहुल हो गया, राम हो गया, ये ऐसे। तो अभी आई मतलब मैं, उसका बी मतलब हम, यू मतलब तुम और दे मतलब वे। तो आई मतलब मैं हूँ, मैं खुद इंसान। बी मतलब हम, बहुत सारे जन हमारे आसपास, उसको बी। यू तुम जो देख रहे हो वही तुम हो, मतलब यू कहूंगा मैं। और दे, दे मतलब वे जो लोग हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत दूर है और वह बहुत सारे है, तो उसको वे कहेंगे। मतलब ये तो समझ आ ही गया होगा कि आई बी यू दे। अभी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आई यहाँ पे क्यों नहीं आता, और जो मतलब आई यहाँ पे क्यों नहीं आता, क्योंकि आई तो मैं एक ही हूँ, लेकिन ये तो प्लूरल है, लेकिन ये तो सिंगुलर में आना चाहिए। तो इसका एक रूल है, मतलब इसको यहाँ पे क्यों लाया गया ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल की क्लास देखना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कल की क्लास मिस नहीं करना है। सब्जेक्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट क्या है। तो अभी हम समझेंगे वर्ब क्या है। वर्ब कुछ नहीं, आसान सी क्रिया। क्रिया मतलब जो काम होता है, होता है, होता है। जैसे काम कौन सा होता है, जैसे क्रिया कोई भी एक्शन होता है। सो जैसे मैं कहूँ एक्शन होता है, जैसे कहूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ, क्रिया। मतलब ये जो होता है वो क्रिया होता है। तो क्रिया मतलब एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं खाना का, मतलब खाने का एक्शन। जब यहाँ पे मैंने लिखा मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाने का एक्शन यहाँ पे हुआ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लिखो मैं लिख रहा हूँ, तो लिखना, लिखना एक एक्शन हुआ, तो इसको कहते वर्ब। अभी इसका एक ट्रिक समझो, ट्रिक याद रखने की। तो इसको जब भी ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी दिखे, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी दिखे, दिखे तो वो वर्ब, तो वो वर्ब होंगी। तो इसलिए इसको ट्रिक याद रखने की, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसे वर्ब, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वह वर्ब होता है। और सब्जेक्ट की ट्रिक याद रखने की, जो भी पहला अक्षर आए आए वही सब्जेक्ट होता है। तो ये समझ आ गया। अभी हम ऑब्जेक्ट समझेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है, ये समझ लो ट्रिक की, जो लास्ट में आए, लास्ट में आए
वह ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब समझ लो कि जिसको भी जान नहीं है वह वही ऑब्जेक्ट समझ लो। जैसे मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ कि कोई न्यूज़पेपर हुआ ये ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में आता ही है, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर इसमें लास्ट में आया, तो ये भी हुआ ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के पहचानने के, एक तो लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट, और जो या बोलते थिंग है, या फिर जो निर्जीव चीजें है, या फिर जो बोल नहीं सकते उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ पेन, पेंसिल, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो यह आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। तो अभी अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का समय समाप्त होता है, और अभी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए, और ये एक वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। सो तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।